इस वक्त बहुत लेट टाइम है, रात के तकरीबन 2:46 हुए हैं, लेकिन पाकिस्तान में लोग जाग गए हैं, सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं और ये बड़ी खौफनाक खबर है। जो एक बला हमें नजर आ रही थी वो बला सामने आकर खड़ी हो गई है। आधी रात के बाद आज सुबह पाकिस्तान के वजीर इत्तलात अता तारड़ साहब लाइव टीवी पे आए और उन्होंने लाइव टीवी पे आके बताया कि हमारे पास क्रेडिबल इंटेलिजेंस है, भारत अगले 24 से 36 घंटे के दौरान पाकिस्तान के खिलाफ फौजी एक्शन कर सकता है। तोबा अस्तगफार, तोबा तोबा तोबा, खुदा मुझे माफ करे। मतलब हमले की इजाजत मोदी की तरफ से दे दी गई है। अब एयर चीफ जो इंडियन आर्मी के चीफ और नेवल चीफ जो उनके फोर्सेस के चीफ हैं, उन्होंने फैसला करना है कि कब, कहां, किस वक्त हमने किस तरह का हमला करना है। हमने आपको ये बताया था कि मिडनाइट 2 बजे पाकिस्तान के इंफो मिनिस्टर अता तारड़ साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और 2 बजे रात को, आधी रात को जब वो प्रेसर की गई तो सब हैरान और परेशान रह गए, एक पैनिक क्रिएट हुआ और जो सो रहे थे वो उठ के बैठ गए जब उनको बताया गया जी प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है। सब ये सोच रहे थे कि क्या भारत ने हमला कर दिया है। अब कुछ और खबरें सामने आ रही हैं। कहा यह जा रहा है कि कल रात को मिडनाइट में इंडिया के 4 राफेल जेट्स उड़ते रहे हैं, पेट्रोलिंग कर रहे थे, उड़ रहे थे पाकिस्तान के बॉर्डर्स के पास। अब पाकिस्तान के बॉर्डर्स के पास कहा जा रहा है कि भारतीय राफेल उड़ रहे थे। ये मुझे नहीं पता, ये हमें नहीं पता कि अंदर या बाहर या किस जगह पर, लेकिन कहा यह जा रहा है कि कल रात हर तरफ ये खबर चल रही है, पाकिस्तान के मीडिया पे भी, कुछ और मीडिया पे भी इस तरह की खबरें आ रही हैं कि इंडिया के 4 राफेल जेट्स पूरी रात या रात को उड़ते रहे हैं। इस पूरी सूरत हाल के हवाले से बुनियादी सवाल इस वक्त हमारे सामने ये है कि क्या हिंदुस्तान पाकिस्तान के दरमियान एक जंग नागुज़ीर है, इनएविटेबल है। न्यूयॉर्क टाइम ने भी ये रिपोर्ट दी है कि भारत अब हमला करने का फैसला कर चुका है और वो बहाना ढूंढ रहा है कि पाकिस्तान के ऊपर अटैक किया जाए। उनको ये भी मालूम है मैदान में तो हमने उनके दांत कई बार हम कट्टे कर चुके हैं, वही लोग हैं, हम वही पाकिस्तानी हैं कि हम इनके दांत कट्टे करने के लिए हमारी फौज, हमारी बहरिया, हमारी फिजाइया और पाकिस्तानी अवाम वो हर वक्त तैयार रहते हैं। कल्पना के बाहर एक्शन भी होने वाला है, इसीलिए जनरल मुनीर कहाँ हैं, इसीलिए शहबाज शरीफ अस्पताल में हैं, इसीलिए पाकिस्तान के जो एक के बाद एक रेजिग्नेशन हो रहे हैं आर्म्ड फोर्सेस में। जनरल आसिफ मुनीर जो 2 नेशन थ्योरी की बातें कर रहा था कुरान की आयतों के साथ, वो अपने परिवार को, अपने खानदान को बाहर विदेश भेजा है डर के मारे। इंडिया की एयरफोर्स, इंडिया की नेवी, इंडिया की आर्मी, इंडियन अवाम, दे आर ऑल रेडी कि हमें पाकिस्तान को वो एक सबक सिखाना है। दिस इज व्हाट इज दैट। अगर आप इंडिया का मीडिया, मुल्क बहुत मुश्किल है, मुल्क नाजुक दौर से गुजर रहा है, पाकिस्तान मुश्किल में। आसिफ मुनीर को करने दिया गया जो ये कर रहा है, तो पाकिस्तान के टूटने के, बालकनाइजेशन के टोटे टोटे होने के चांसेस मेरे मुंह में खाक हैं, ये हकीकत है। पाकिस्तान में आप यूं कह सकते हैं कि रियासती तौर पर ऐलान कर दिया गया है कि जो जंग है वो अब सर पर पहुंच चुकी है, हमारे दरवाजे पर आ चुकी है। अब इंडिया जो है इस चीज़ में डिबेट में चला गया है कि हाउ टू रिस्पॉन्ड, कि पाकिस्तान को कैसे रिस्पॉन्ड किया जाए। सबसे बड़ा एक इशू है, ये एरियल किया जाए, कि मिसाइल यूज़ किए जाएँ, ग्राउंड फोर्सेज हैं वो यूज़ किए जाएँ, नेवी के ज़रिए कोई पाकिस्तान पर अटैक किया जाए। ये सबसे बड़ा उनके लिए चैलेंज है फैसला होने में। देखें, लेकिन फिर मैं पूछूंगा, पाकिस्तान की फौज का मोटो है ईमान तकवा जिहाद फी सबीलिल्लाह। जिहाद किसके खिलाफ? काफिर के खिलाफ। पाकिस्तान गर्दन काट दे 4-5 लोगों की, 15-20 लोगों की, कोई दिक्कत नहीं, घर की बात है, राइट। बट इफ वी रिस्पॉन्ड इवन इन द टेलीविजन स्टूडियो, वी आर समहाउ रॉन्ग। एकदम इल्जामात लगा है, सबूत मांगा जा रहा है, लेकिन वो सबूत नहीं है। इवन ये आप कहते हैं कि 5-10 मिनट के अंदर प्रूफ कैसे मिल गया, ठीक है। और अगर आप मेरी बात समझें तो मैं ये कहना चाहता हूं, देखिए सबसे बड़ा आप लोगों का प्रॉब्लम ही ये है, पाकिस्तान को बने हुए 75 से ज्यादा साल हो गए हैं, आपको आज तक ये हजम ही नहीं हुआ कि पाकिस्तान एक रियलिटी है ग्लोब पे, तो आप हर वक्त इसीलिए तलमलाते रहते हैं। आपको ये भी नहीं हजम होता कि दुनिया की 5th लार्जेस्ट स्टैंडिंग आर्मी बेहतरीन है पाकिस्तान की, बेहतरीन हमारी इंटेलिजेंस की एजेंसीज हैं, इसलिए आप हर वक्त फ्रस्ट्रेट रहते हैं। तो आपको लगता है कि आप हमारे 28 लोग मारकर चले जाएंगे और यहाँ हम पलकें बिछाए बैठे होंगे? जो आपके डिफेंस मिनिस्टर कह चुके हैं कि वो किस तरह से टेरर फैक्ट्री चलाते हैं, वो आज दुनिया ने सुन लिया है। यूनाइटेड नेशंस में आप जितनी बार जाते हैं वहां गुहार लगाते हैं, आज उसका भी जवाब आ गया है। लेकिन गौरव आर्या जी, आज समझा ही दीजिए कि यहाँ
धमकियां दे कौन रहा है और जंग होती कैसे है? एक तो आपने ख्वाजा आसिफ की धमकी सुनाई और दूसरी आपने सुनाई मौलाना फजलुर रहमान की। अच्छा, ख्वाजा आसिफ कुछ साल पहले यही पाकिस्तानी फौज को उल्टी सीधी बातें बोल रहे थे असेंबली में खड़े होके कि लोगों ने सरेंडर कर दिया, पूरी कौम को बर्बाद कर दिया। आज वो शख्स डिफेंस मिनिस्टर है पाकिस्तान का। दूसरा है मौलाना डीजल। मौलाना डीजल का नाम मौलाना डीजल कैसे पड़ा? ये पूछिए, साहब बैठे हैं सामने कि उनको डीजल क्यों कहते हैं पाकिस्तान में। इन्होंने जब बेनजीर भुट्टो प्राइम मिनिस्टर थी, इन्होंने बहुत बड़ा डीजल की डिस्ट्रीब्यूटरशिप लिया अक्रॉस पाकिस्तान, बहुत धांधली करी। तो देखिए, जिनके खुद दामन में दाग है ना, वो लोग धमकियां दे रहे हैं, ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे। ठीक है, हम लोग मीडिया में डिस्कस करते हैं, बट आई वांटेड टू से नाविका, मैं ये कहना चाहता हूं ना कि कौन धमकी दे रहा है पाकिस्तान से? रेलवे का मिनिस्टर जिसकी ट्रेन टाइम पे नहीं आती, डिफेंस मिनिस्टर आप पूछ लीजिए कोई पाकिस्तानी पैनलिस्ट से कि डिफेंस मिनिस्टर की पाकिस्तान में क्या वक्त है। मैं अगर प्रूफ कर दे, मैं आपकी शो पे माफी मांगूंगा हाथ जोड़ के। उसकी कोई वैल्यू नहीं है डिफेंस मिनिस्टर की। तीसरी बात मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि ये जो बात कर रहे हैं, देखिए बिल्कुल बात सही है जो इन्होंने बात बोली कि टेलीविजन स्टूडियोज पे हम लोग वॉर मॉन्गरिंग कर रहे हैं। लेकिन फिर मैं पूछूंगा, और सारे इनसे नहीं, सारे पाकिस्तानी दोस्तों से, कि भाई पाकिस्तान के आर्मी है, उसका मोटो क्या है? पाकिस्तान की फौज का मोटो है ईमान तकवा जिहाद फी सबिलिल्लाह। जिहाद किसके खिलाफ? काफिर के खिलाफ। तो उनके लिए जिहाद ठीक है, लेकिन हम अगर टेलीविजन स्टूडियो में ये बोलते हैं कि हम पाकिस्तान से प्रतिशोध होगा या बदला होगा, तो फिर नाविका कुमार ऑब्वियसली इज नॉट अ प्रोफेशनल जर्नलिस्ट। वो गलती कर रही है, उनको नहीं बोलना चाहिए। पाकिस्तान गर्दन काट दे 4-5 लोगों की, 15-20 लोगों की, कोई दिक्कत नहीं, घर की बात है, राइट? बट इफ वी रिस्पॉन्ड इवन इन द टेलीविजन स्टूडियो, वी आर समहाउ रॉन्ग। पाकिस्तान से जो लोग ये सब बातें बोल रहे हैं नाविका, आप उनकी प्रोफाइल चेक करें। क्या आसिम मुनीर ने एक धमकी दी? एक धमकी, सिर्फ ये बोला कि हाँ हमें पता है कि हम अपने वतन की रखवाली कैसे करेंगे। इसके अलावा क्या आसिम मुनीर ने ये बोला कि मैं न्यूक्लियर मार दूंगा? कुछ नहीं बोला किसी जनरल ने, ना किसी एयर मार्शल ने। एक कमेंट बता दीजिए आप। नहीं, सब के सब, ये कोई रेल मिनिस्टर, कोई खाद्य मंत्री, कोई बिजली का मंत्री, ये सब धमकियां दे रहे हैं न्यूक्लियर की। और आज की तारीख में मैं बताता हूं कि पाकिस्तान क्यों बैकफुट में है। नरेंद्र मोदी ने मुलाकात की है अपनी नेशनल सिक्योरिटी की कमेटी के साथ। उसमें उनके साथ अजीत डोवल और राजनाथ थे। और ये जो मुलाकात है, इसकी तस्वीर आपके सामने रख रहे हैं। सबसे पहले तो जरा तस्वीर देखें, उसमें से आपको बहुत कुछ फील होगा, डिफरेंट फील होगा जो हम अपने मुल्क में देखते हैं कि वहां पर तीनों जो चीफ्स हैं वो क्योंकि उनका ओहदा बराबर है, ट्रीटमेंट भी बराबर है, उनकी नशिस्तें जो हैं वो भी बराबर है। और अगर कहीं एडवांटेज नजर आ रहा है तो वो एयर चीफ को वहां पर नजर आ रहा है। तो एक तो ये तस्वीर देख लीजिए। बहरहाल इस मुलाकात के अंदर जो जिसमें आपको बताया कि आप सिविलियन सुप्रीमेसी आपको नजर आ रही है कम से कम बैठे हुए। इस मुलाकात के अंदर अब जो हिंदुस्तानी मीडिया के जय्यद सहाफी जो रिपोर्ट कर रहे हैं, जो हमने वहां पर कुछ लोगों से बात करने की भी कोशिश की जो बहुत सीनियर सहाफी है, उनके मुताबिक इस मुलाकात के अंदर ये फैसला किया गया है कि तमाम इख्तियार उन्होंने फोर्सेस चीफ को सौंप दिया है। मतलब हमले की इजाजत मोदी की तरफ से दे दी गई है। अब एयर चीफ जो इंडियन आर्मी के चीफ और नेवल चीफ जो उनके फोर्सेस के चीफ हैं, उन्होंने फैसला करना है कि कब, कहां, किस वक्त हमने किस तरह का हमला करना है। हमला करने की जो असूली मंजूरी थी वो आज इस मीटिंग में नरेंद्र मोदी ने अपने सर्विसेज चीफ्स को दे दी है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। इससे आपको ये अंदाजा हो रहा है कि मामला अब किस तरफ जा रहे हैं। आप तो ये देखें ना, आपकी जो मोदी सरकार है, जब इलेक्शन आते हैं तो वो यही ड्रामा रचाते हैं, और आपके अपने हाजिर जो ऑफिसर है उसने भांडा फोड़ दिया कि ये जो कार्रवाई है भारत में, ये पाकिस्तान में हुई नहीं है। और हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है उन्होंने बहुत स्ट्रांगली इस बात को वाज़ेह तौर पे बोल दिया है कि जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, यूएनओ है, सिक्योरिटी काउंसिल है, वो 3-4 मुल्कों की कमेटी बनाए, इन्वेस्टिगेशन करें। आप लोग इन्वेस्टिगेशन के पेपर्स पर भरोसा करते हैं क्या? अरे डस्टबिन जैसा देश है आपका, डस्टबिन जैसा देश है आपका। लेकिन उसके बावजूद आपकी आर्मी क्या भंग पी के सो रही थी? आपका जो मोदी जो दहशतगर्द है, वो हमेशा की तरह इलेक्शन जीतने के लिए वो ये कार्रवाइयां करता है, बेगुनाह लोगों को मरवाता है। सुनिए, सना खान के आपके प्रधानमंत्री जो कि हॉस्पिटल में जाकर इस मुल्क में बीमारी का बहाना बनाकर छिपे हुए हैं, और आपकी इतनी हैसियत हो रही है कि आकर हमारे प्रधानमंत्री के को लेकर और इस तरीके की फर्स्ट लैंग्वेज का इस्तेमाल करें। खैर, एक और चीज मैं दिखाना चाहता हूं इनको, तो इनसे मुझे कोई बहुत अच्छी भाषा की उम्मीद नहीं है, लेकिन मैं एक चीज पर कहना चाहता हूं। इन्होंने कहा मोदी दहशतगर्द। हाँ, मोदी दहशतगर्द है, लेकिन किनके लिए? आतंकवादियों के लिए। जो लोग दुनिया में, देश में धर्म पूछ पूछ कर गोली मारते हैं, उनके दहशत होनी चाहिए मोदी की। उनकी टांगें कांपनी चाहिए, जैसे जनरल बाजवा की कांप रही थी, जैसे शाह महमूद कुरैशी की कांप रही थी, कांपनी चाहिए। जैसा आयात सादिक ने कहा था, मुनीर ने परिवार भेज दिया, बिलावल ने परिवार भेज दिया, प्रधानमंत्री बवासीर की वजह से हॉस्पिटलाइज हैं, फौज से 10,000 से ज्यादा रेजिग्नेशन है, JF-17 क्रैश हो गया है,
लेकिन गधे बेचने वाला मुल्क जो है, उनके जो लोग होंगे उनका लॉजिक भी तो गधा लॉजिक ही होगा ना। ये बताते अपने आप को जर्नलिस्ट है और यहां आकर देते हैं गधा लॉजिक।